हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 मार्च से 24 मार्च 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है एएस राजीव, ज्ञानेश कुमार, आदित्य जुनेजा, समीर मकवाना। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में एएस राजीव को सतर्कता आयोग यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1964 में संत नाम समिति की अनुशंसा पर स्थापित किया गया है और यह 2003 में सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री जो कि हेड होते हैं इस समिति के, गृह मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। कार्यकाल हमने देख लिया, 4 वर्षों के लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्होंने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं आदित्य जुनेजा और एएस राजीव, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू और एएस राजीव, आदित्य जुनेजा और ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है। चलिए अब चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर की जाती है। और दोस्तों, नियुक्ति समिति में कौन कौन होते हैं? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। ये 3 लोग नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। जब किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तब मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और दोस्तों इनका टेन्योर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये आप दोस्तों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानेश कुमार, रवि शर्मा, किशोर मकवाना, राजीव कुमार। दोस्तों, हाल ही में किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। यह आप याद रखेंगे दोस्तों, कहां किया गया है? 338 में। जब 1978 में इस आयोग का गठन हुआ था तब यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता था 1978 में। और 2003 में इस आयोग का पृथक्करण यानी कि बाइफरकेट किया गया था और तब ये 2 आयोग बन गए। पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसको कि अनुच्छेद 338 में रखा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 ए में रखा गया। और दोस्तों इस आयोग में एक चेयरपर्सन होते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं। और दोस्तों इनका 3 साल का टेन्योर होता है और एक मेंबर 2 बार ही मेंबर इस आयोग के मेंबर बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन,
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह वैश्विक दूरसंचार के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय करता है। तीसरा कथन, भारत 1947 से इस संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? आपके ऑप्शन है केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष, दोस्तों चलिए हम इसके डिटेल्स में इसके आंसर को देख लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और 1947 में इसका यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के संबंध में सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय करता है। भारत 1869 से आईटीयू का सक्रिय सदस्य रहा है और 1952 से आईटीयू परिषद का नियमित सदस्य रहा है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, बिल्कुल सही है। यह वैश्विक दूरसंचार के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय करता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत 1947 में नहीं बल्कि 1869 में इस संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट्स ही सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है 123, 124, 125 या 126। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी 126 हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126 है। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। 2024 का संस्करण लगातार 7वां वर्ष है जब फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनाया गया है। फिनलैंड रैंक 1 पर है, इस साल भी ये 7वां वर्ष है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, गैलप और ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा हर साल 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? 20 मार्च को, आप याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118, श्रीलंका 128, बांग्लादेश 129। दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका ही हमसे पीछे है, बाकी सारे देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब हमसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 19 मार्च। दोस्तों बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। बिहार दिवस अभी हाल ही में हमने देखा हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस दिन यानी कि 22 मार्च को बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके 1912 में बनाया गया था। भारत में बिहार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तरी भाग और दक्षिणी में झारखंड से घिरा हुआ है। और राज्य की आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन और वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के समन्वयक है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय वन और स्वास्थ्य है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। दोस्तों चलिए इसकी डिटेल्स में इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। विश्व वन दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वनों की एक विस्तृत श्रृंखला के मूल्य का सम्मान करना और उसे बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO और वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के समन्वयक हैं। इस वर्ष का विषय है
वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। चलिए दोस्तों वापिस से क्वेश्चन पर आते हैं। यह हर साल यानी कि विश्व वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। खाद्य और कृषि संगठन और वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के समन्वयक है, ये भी करेक्ट है, हमने देखा। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय वन और स्वास्थ्य नहीं है। दोस्तों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स ही सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम है। दूसरा कथन, इसका आयोजन IUCN द्वारा किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? यह है आपके ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। दोस्तों चलिए अब इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका आयोजन विश्व यानी कि अर्थ आवर का आयोजन विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और यह हर साल मार्च के अंत में होता है। अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को स्थानीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यानी कि 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे ग्रह पर ऊर्जा खपत के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार और कंपनियां भी अपनी इमारतों, स्मारकों और स्थलों में गैर आवश्यक रोशनी बंद करके इसमें भाग लेती है। किसमें? अर्थ आवर में। अर्थ आवर में। दोस्तों चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन IUCN द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमाइनिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है, जल स्रोतों से खनिज पदार्थ निकालना, सेकेंड ऑप्शन भूमिगत भंडार से जीवाश्म ईंधन निकालना, थर्ड ऑप्शन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अयस्कों से धातुएं निकालना, फोर्थ ऑप्शन ज्वालामुखीय चट्टानों से खनिज निकालना। दोस्तों बायोमाइनिंग का उपयोग मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अयस्कों से धातुएं निकालने के लिए किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बायोमाइनिंग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अयस्कों और अन्य ठोस सामग्रियों से धातुएं निकालने की तकनीक है। ये बायोमाइनिंग तकनीक जो रोगाणुओं द्वारा विघटित नहीं होती है, आसपास के खनिजों को तोड़ने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करती है, जिससे शेष चट्टान से सीधे धातु को पुनर्प्राप्त करना आसान हो जाता है। अधिकांश वर्तमान में इसका उपयोग तांबा, यूरेनियम, निकल, सोना जैसी मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। उपरोक्त में से कितने देश अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के सदस्य हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, चीन भी है, भारत भी है और यूनाइटेड किंगडम भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। ये सभी 4 इसके सदस्य हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई है। हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की स्थापना 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य ईंधन कोशिकाओं और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्वच्छ और कुशल ऊर्जा और गतिशीलता प्रणालियों में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना और तेज करना है। और इसके सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन के सारे देश, भारत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चिली, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कोस्टा रिका, आइसलैंड, दक्षिण कोरिया,
सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।